नहीं, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज थी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के स्टेब्लिशमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो स्टेट को देता है, आर्टिकल 40 कहता है। और डीपीएसपी कि राज्य का दायित्व होगा कि वह ग्राम सभाओं की स्थापना करे, ठीक। और ग्राम सभाओं की स्थापना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार है, क्योंकि जन भागीदारी एकदम निचले, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जन भागीदारी, यानी एक तरीके से ये मान के चलिए कि मास लेवल पर लोगों की भागीदारी हो। इसलिए गांधी कभी यह नहीं कहते हैं या कभी यह स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था हो। वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों की भागीदारी हो सके, ठीक। तो अगर लोगों की भागीदारी बढ़ानी है या लोगों की भागीदारी को स्थापित करना है तो उस लेवल पर या उस स्थिति पर यह लोगों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो इन सभी स्थितियों को या इन सभी स्थितियों के आधार पर अगर हम यह एनालाइज करते हैं या यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि जन भागीदारी होगी कैसे, ठीक। तो अगर जन भागीदारी को देखना है या जन भागीदारी के आधार पर हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी जो स्थिति होगी वह यह है कि हम लोगों को एक रूप में स्थापित करें और कोई किसी का शासक नहीं होगा, कोई किसी की स्थिति को स्थापित करने की बात नहीं हो रही। इसी उद्देश्य को ले, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का क्रिटिसिज्म गांधी करते हैं, संसद का क्रिटिसिज्म करते हैं, राज्य का क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य जो है या राज्य जो है वह सोललेस इंस्टीट्यूशन है, यानी आत्मा विहीन संस्था है। और जब आत्मा विहीन नहीं तो उसमें लोगों के प्रति इस तरह का लगाव होगा कैसे। इसलिए जब उन्होंने अपने सपनों के भारत का जब निर्माण करना शुरू किया या अपने ग्राम स्वराज्य की बात की, तो वह ग्राम स्वराज्य ठीक वही है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर स्थापित है। और इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोग स्वयं शासन करेंगे, यानी स्वयं शासक होंगे। संसद की बात करते हुए गांधी कहते हैं कि संसद तो बाज महिला है, सिर्फ बातचीत करती है, कोई इफेक्टिव या किसी भी प्रकार का जो प्रभावशाली जो स्थिति है वह नहीं कर पाती है। तो इन सभी स्थितियों को या इन सभी स्थितियों के आधार पर अगर हम देखें तो स्थानीय प्रशासन का जो कंसेप्ट है, स्थानीय शासन का जो अवधारणा है, वह स्थानीय शासन की अवधारणा भारत में दिखती है, ठीक। अब रही बात अंबेडकर की, तो अंबेडकर कभी भी ग्राम स्वराज्य की या ग्राम सभाओं की स्थापना करने के हक में नहीं थे। यहीं पर गांधी और अंबेडकर के विचारों में एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है। और कॉन्फ्लिक्ट ये था गांधी और अंबेडकर के विचारों का कि अंबेडकर कहते हैं कि गांव सांप्रदायिकता के जिंदा दिली अड्डे हैं। अब सिचुएशन कि ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए, ग्राम सभाओं की स्थापना के विरोध में है। क्यों? क्योंकि जब अगर अंबेडकर के विचारों पर देखा जाता है तो अंबेडकर कभी भी उस गांव सभाओं की स्थापना करें। इसीलिए उन्होंने एक कंसेप्ट कहा था अंबेडकर ने कि आप लोग गांव को छोड़ दीजिए। अछूतों के उद्धार में इनहेलेशन ऑफ कॉस्ट में उनकी किताब है, इनहेलेशन ऑफ कॉस्ट में उन्होंने अछूतों के उद्धार के बारे में बात की
और अछूतों के उद्धार को लेकर उन्होंने जो विचार दिया, जो अवधारणा दी, उस अवधारणा में एक चीज था कि आप में क्षमता की कोई कमी नहीं है। ठीक, उस स्थिति का जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो स्थिति है उसके लिए यह वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए अंबेडकर अछूत दलितों को सुझाव देते हैं कि आप गांव को छोड़ दीजिए और शहर में जाइए, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कीजिए और अपने बच्चों की शिक्षा का उचित परवरिश कीजिए। अगर अंबेडकर थॉट, तो दो चीज अंबेडकर लेके चलते हैं। एक कि अछूतों के उद्धार को वह ग्राम सभाओं को नष्ट करना चाहते हैं, और जब ग्राम सभाओं के अगेंस्ट में उनका सब विचार है, तो यहीं पर गांधी और अंबेडकर के विचारों में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि गांधी जिस भारत का निर्माण करना चाहते थे वह भारत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर ग्राम स्वराज्य है, और अंबेडकर तो उन्होंने जब दलितों, तो उन्होंने दो कंसेप्ट रखे। एक कंसेप्ट कि एक वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में एक पूर्वाग्रह चला आता है, और वह पूर्वाग्रह है दलितों को लेकर मदिरापान और गोमांस। इसलिए उन्होंने दलितों को सुझाव दिया कि मदिरापान और गोमांस छोड़ दें और गांव को छोड़कर शहर में जाएं और शहर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा का उचित परवरिश करें। एक कंसेप्ट तो ये था। दूसरी अवधारणा या दूसरी जो स्थिति है या दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर अंबेडकर गांव सभाओं को समाप्त करना चाहते हैं, गांव सभाओं की स्थिति, तो वह उस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं जहां पर व्यक्ति की, क्योंकि अंबेडकर हमेशा उस व्यवस्था के अगेंस्ट में है या उस सिस्टम के अगेंस्ट में है जो रक्त संबंधों पर आधारित है। ठीक, रक्त संबंध का मतलब कि जन्म से आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं है, जबकि कर्म आधारित व्यवस्था का वह समर्थन करते हैं। और जब कर्म आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो उस स्थिति को लेकर जब उनकी स्थिति या कर्म आधारित व्यवस्था को स्थापित करने में वह सफल नहीं हो पाते हैं अंबेडकर, तब जाके अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नागपुर में विजयादशमी के दिन बुद्धम शरणम गच्छामि बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो एक स्थिति तो ये थी। दूसरे तरफ अगर गांधी का थॉट है तो गांधी का पूरा जो थॉट है, राम राज्य है, स्वराज्य है, या जो भी है, वो लोकतांत्रिक विकेंद्र। अब गांधी का प्रभाव ज्यादा था भारतीय संविधान पर। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वह कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, और कांग्रेस पर गांधी का वर्चस्व है, प्रभाव है। इसलिए गांधी के वर्चस्व को या गांधी की स्थिति को लेकर जो स्थिति या जो अवधारणा स्थापित हो रही है, वह अवधारणा यह है कि गांधी हमेशा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। एक स्थिति तो ये है। अब इस स्थापना को लेकर जब सिचुएशन शुरू होती है या स्थापित होती है, तो राज्य को शुरुआत में राज्य को दायित्व दिया गया, लेकिन संविधान के लागू होने या संविधान के निर्माण करने में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया था, वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। यानी मीन्स कि वह प्राचीन काल का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं है जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सातवाहन, चोल साम्राज्य को कहा जाता है कि दैट इज द गोल्डन फेज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन या ग्राम स्वराज्य का। तो ये जो स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को लेकर
स्वतंत्र भारत में जो हम स्थानीय शासन का आधार रखते हैं वो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित होने के बाद जब संविधान का निर्माण होता है तो उस संविधान के निर्माण करने के आधार पर राज्य को यह दायित्व दिया गया है कि राज्य ग्राम सभाओं की स्थापना करे। अब इस दायित्व को लेकर भारत सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी मीन्स पहला कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू करने के बाद स्थानीय लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में या राजनीतिक व्यवस्थाओं में भागीदार बनाया जा रहा है। फिर भी आज तक की मैं बात कर रहा हूं, 7 जुलाई 2023 तक की बात कर रहा हूं, ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल है या असफल है। क्यों? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने अपने सभी संसाधन लगा दिए, प्रचार के संसाधन लगा दिए, आर्थिक स्थिति को लगा दिए। अब उन सभी स्थितियों को लेकर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल है या असफल है, इसके संबंध में एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति का नाम है ग्रामोद्धार समिति। इसलिए कभी कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस मॉडल पर पंचायती राज को स्थापित किया गया है, बलवंत राय मेहता मॉडल पर, उस समिति का नाम क्या था? जनरली मैक्सिमम जगह आपको बलवंत राय मेहता समिति मिलेगी, लेकिन वास्तव में जो ग्रामोद्धार जिस समिति का गठन किया गया था, जिस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता हैं, उस समिति का नाम ग्रामोद्धार था। अब इस बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की, किसी भी प्रकार की। कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल हुआ है या असफल हुआ है। लेकिन इतना जरूर कहा कि स्थानीय शासन को सफल बनाने के लिए या स्थानीय शासन को स्थापित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया जाए। पहला, ग्राम सभा, जिसकी स्थापना ग्राम स्तर पर की जाए, जिसका प्रमुख ग्राम प्रधान और जिसका निर्वाचन ग्राम सभा की जनता वयस्क मताधिकार के माध्यम से करेगी। कई ग्राम सभाओं को मिलाकर जो ग्राम सभा का या स्थानीय शासन का जो रूरल एरिया का है स्थानीय शासन का, उसे क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक, जिसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है और इसका निर्वाचन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर करते हैं, बीडीसी मेंबर, और उसके बाद जिला पंचायत या जिला परिषद। सरकार को रिपोर्ट दे दी गई, बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दे दिया और स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, तो जब स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये रिपोर्ट दे दी गई, तो भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ बलवंत राय मेहता समिति को एक्सेप्ट कर लिया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के क्या नाम है, नागौर, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पंचायती राज का उद्घाटन करते हैं। यानी मीन्स स्थानीय शासन की स्थापना की नींव पड़ जाती। उसके बाद जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आती है, एक नई सरकार का गठन होता, तो इस नई सरकार ने क्या किया कि नई सरकार की स्थापना के बाद बलवंत राय मेहता मॉडल पर स्थापित पंचायती राज का मूल्यांकन करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। और इस समिति ने जो सिफारिश की वो थोड़ा बलवंत राय मेहता मॉडल से अलग है। इन्होंने बलवंत राय मेहता के जगह पर, यानी
3 लेयर सिस्टम के जगह पर 2 लेयर सिस्टम की बात की। मीन्स कि यहां पर 3 लेयर सिस्टम है, ग्राम सभा, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। यहां पर ग्राम सभा को हटा दिया जाता है और यहां पर मंडल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात की। मंडल पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात की गई। मंडल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, लेकिन एक शर्त रख दी गई कि मंडल पंचायत का गठन 15 के से लेकर 20 के बीच में होगा। यानी मीन्स कि 15,000 से लेकर 20,000 के पॉपुलेशन पर जिला पंचायत मंडल पंचायत का गठन किया जाए। क्लियर? अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन के पीछे पर्पज क्या था? अगर हम बलवंत राय मेहता मॉडल पर चलते हैं तो जो सबसे निचली इकाई है ग्राम सभा को लेकर, वह निचली इकाई अपने आप में डिफरेंट है, क्योंकि सभी ग्राम सभाएं एक समान नहीं है। कोई ग्राम सभाएं बड़ी होंगी, कोई ग्राम सभाएं छोटी होंगी। ठीक? अब इस स्थिति के आधार पर संसाधनों के विभाजन को लेकर या संसाधनों की स्थिति को लेकर जो सिचुएशन स्थापित हो रही है, उस सिचुएशन के आधार पर जो स्थितियां उत्पन्न होंगी, वह स्थितियां थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाली हैं, थोड़ी सी उस स्थिति को लेकर है जो यह प्रभावित कर ले। इसीलिए 15 से 20,000 की पॉपुलेशन पर स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि मंडल पंचायत का जो गठन किया जाए वह एक समान लेवल पर, कि अगर राज्य संसाधनों का वितरण कर रही है तो राज्य के पास यह आधार हो कि हम इतने लोगों के लिए इतने संसाधनों का वितरण कर रहे हैं। दूसरी बात कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश है, उस सिफारिश पर यह भी है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय शासन के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी हो। एनिमीज कि चुनाव व्यक्तिगत स्तर पर न स्थापित करके राजनीतिक, तो अगर राजनीतिक दलों की अगर भागीदारी होगी तो आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत भी होगी और सुदृढ़ भी होगी। क्लियर? यानी मिस कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत भी होगी और सुदृढ़ हो रही। तीसरा, ग्राम सभाओं की स्थिति को मजबूत किया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए। ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, और सबसे प्रमुख है कि नियमित चुनाव कराए जाए। क्लियर? अब इन स्थितियों के आधार पर या इन स्थितियों को लेकर मंडल पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन होता क्या है कि जनता पार्टी की सरकार अल्पकाल में गिर जाती है, और जनता पार्टी की जब सरकार अल्पकाल में गिर जाती है तो बलवंत राय मेहता अशोक मेहता मॉडल की स्थापना नहीं हो पाती। उसके बाद एक स्थिति योजना, क्योंकि भारत के विकास में, भारत की विकास की जो स्थिति है, उस विकास में हम नियोजन पद्धति को अपनाए थे। नियोजन पद्धति का मतलब कि प्लानिंग कमीशन, और वह प्लानिंग कमीशन क्या था? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कमीशन था। तो उस स्थिति पे एक समिति, योजना आयोग ने एक समिति गठित किया, पीवी के राव समिति, और उस समिति ने नियोजन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए
एक रिकमेंडेशन की और उसके तहत एक स्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया जिससे कि नियोजन पद्धति में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू, डिसेंट्रलाइजेशन की थियरी को लागू किया जा सके। उसके बाद डेवलपमेंट और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसलिए पीवी के राव समिति के रिकमेंडेशन पर जिला स्तर पर एक नया पोस्ट क्रिएट हो गया और वह पोस्ट था सीडीओ। सीडीओ यानी मीन्स चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। जबकि आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो यह स्थिति इस रूप में है, वर्तमान इस रूप में दिखाई पड़ती है कि स्थितियों को लेकर या स्थितियों के आधार पर जो विकेंद्रीकरण का जो छोटे जिले हैं, आज भी विकास और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही आदमी के हाथ में है। लेकिन बड़े बड़े जिलों में मुख्य विकास अधिकारी अलग होता है और सामान्य प्रशासक का व्यक्ति क्या होता है, अलग होता है। क्लियर? अब जब यह व्यवस्था, उसी समय भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। श्रीमती गांधी की हत्या हो जाती है। अब जब श्रीमती गांधी की हत्या हो जाती है, राजीव गांधी सत्ता में आते हैं, तो राजीव गांधी ने भारत के प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उनके सामने यह रखा कि अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को अगर विश्लेषित किया जाए और उस विश्लेषण के आधार पर अगर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को दे, तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत प्राचीन काल से है। फिर भी भारत में स्थानीय शासन अपना मजबूत स्वरूप क्यों नहीं आधार कर पा रहा है, इसके संबंध में आप सिफारिश कीजिए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश की और सिफारिश कहा कि भारत में स्थानीय शासन की असफलता के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, वह मुख्य उद्देश्य था इसके स्वरूप में एक रूपता का अभाव। क्योंकि राज्य सूची का विषय होने के कारण प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय शासन के स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं। तो कहीं पर 2 लेयर सिस्टम है, कहीं पर 3 लेयर सिस्टम है, कहीं पर 4 लेयर सिस्टम है। इसलिए आवश्यक है कि संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। और जब संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया जाएगा तो इसके स्वरूप को एक रूपता आ जाएगी, स्थानीय शासन के स्वरूप में एक रूपता आ जाएगी और उस एक रूपता के कारण स्थानीय शासन की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की बात की गई और कहा गया कि इस ग्राम न्यायालयों की स्थापना इस उद्देश्य से किया जाए कि जो स्थानीय स्तर के जो कम महत्व के विवाद हैं, उन विवादों का समाधान इस ग्राम न्यायालय के माध्यम से कर दिया जाए। इसलिए जो अन्य न्यायालय हैं उनके पास अत्यंत महत्वपूर्ण विषय ही जाए, जिसके कारण न्यायालयों की गुणवत्ता क्या हो, बनी रहे। तीसरा उन्होंने कहा, इस समिति की रिकमेंडेशन थी कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। अब जितनी भी, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जितनी भी समिति है वह सभी समिति इस बात की सिफारिश करती हैं कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि यह सुदृढ़ होगा क्यों? क्योंकि पंचायत और राज्य के बीच आर्थिक संसाधनों का विभाजन किया जाएगा और राज्यों की आर्थिक स्थिति तो खुद इतनी कमजोर है कि वह केंद्र सरकार के दिए गए आर्थिक सहायता से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति है कहां पे? नियमित चुनाव करने की बात हो। इसलिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की जो सिफारिश है, उस समिति की सिफारिश के पश्चात जो विवाद की स्थिति खड़ी हुई, जो स्थिति आई कि स्थानीय शासन के स्वरूप को एक
एक स्थिति प्रदान कर दिया जाए, एक स्थिति दे दी जाए जिससे कि एक रूपता आ जाए स्थानीय शासन। उसके बाद पीके थुंगन कमेटी आते हैं 1988 में, और इस कमेटी ने भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर मोहर लगाते हुए स्थानीय शासन, लेकिन साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। अब इतनी समितियों की सिफारिश आ चुकी है आपके भारत सरकार, और भारत सरकार ने स्थानीय शासन को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट किया। अब 73 अमेंडमेंट के माध्यम से अमेंडमेंट के द्वारा 73 अमेंडमेंट के द्वारा होता क्या है? पहला, फर्स्ट, कि 11th शेड्यूल ऐड कर दिया गया, और यह शेड्यूल स्टेट एंड पंचायत के मध्य पावर डिवीजन कर रहा है। स्टेट एंड पंचायत के बीच पावर डिवीजन। प्लस दूसरी स्थिति है कि 73 अमेंडमेंट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पर 3 लेयर सिस्टम, और जहां पर 20 लाख से कम होगी वहां पर 2 लेयर सिस्टम। मतलब समझ रहे? यानी 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बलवंत राय मेहता मॉडल को लागू किया जाएगा, और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उन राज्यों में स्थानीय शासन का जो स्वरूप होगा वह अशोक मेहता मॉडल पर होगा। ठीक। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली में इस 73 अमेंडमेंट को लागू नहीं किया गया, लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था, उस संवैधानिक स्वरूप के आधार पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई वहां पर भी। अब उसके बाद सिचुएशन क्या होती है? उसके बाद जो स्थिति होती है कि जब पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया तो उसी रूप में आपके शहरी स्थानीय शासन को या नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए 74 अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट 1992। क्लियर? अब 73 और 74 अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल जोड़ा जाता है, और यह 12th शेड्यूल स्टेट और नगर पालिका के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। क्लियर? उसके बाद
12th शेड्यूल के माध्यम से जो नगरीय सुशासन को स्थापित किया गया, उसमें फर्स्ट इकाई बनी नगर निगम, सेकंड नगर पालिका काउंसिल, थर्ड नगर पालिका, ये तो जनरल नगरीय क्षेत्रों में आ गया। लेकिन अब जो नगर निगम है, ये बड़े बड़े शहरों में, एनिमीज जहां पर 3 लाख से अधिक की जनसंख्या है, वहां पर नगर निगम की स्थापना। लेकिन किसी भी अर्बन क्षेत्र में नगर निगम को स्थापित करने की जो शक्ति है वह स्टेट गवर्नर को है। स्टेट गवर्नर, क्लियर? अब स्टेट गवर्नर की जो स्थिति है कि राज्य का राज्यपाल ही नगर पालिका, नगर निगम को स्थापित करेगा। क्लियर? तो जो राज्य का राज्यपाल प्लस नगर निगम का जो प्रमुख है, जो नगर निगम की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हो मेयर होगा या नगर आयुक्त होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि मेयर का चुनाव कैसे कराया जाए। ठीक, तो अगर इन स्थितियों को देखें तो भारत के राज्यों में एक रूपता नहीं है। कहीं पर मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है तो कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। जहां पर प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है वहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप में मेयर को वोट देती है, प्लस वार्ड मेंबर को या पार्षद को वोट देती है। जहां पर अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है वहां पर जनता वार्ड मेंबर को चुनाव देती है और वार्ड मेंबर या पार्षद किसको चुनते हैं? मेयर को चुनते हैं। उसके बाद छोटे नगरीय क्षेत्र यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट लेवल में नगर पालिका काउंसिल होती है जिसका प्रमुख नगर पालिका चेयरमैन कहलाता है। जैसे लखनऊ में आपके नगर निगम है, लेकिन वहीं बाराबंकी, सीतापुर में क्या है? नगर पालिका काउंसिल है, नगर पालिका, इसका प्रमुख चेयरमैन होगा और इसका भी चुनाव ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो जब उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप में होता है तो नगर प्रमुख या नगर पालिका चेयरमैन का भी चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप में करती है। उसके बाद छोटे नगरीय क्षेत्रों में, जहां पर यानी एक तरीके से समझ लो कि तहसील लेवल पर नगर पालिका को स्थापित किया जाता है, या इसे हम कहीं कहीं पर टाउन एरिया भी बोलते हैं, टाउन एरिया या कस्बा। और टाउन एरिया या कस्बा वह स्थिति होती है कि वह ग्रामीण क्षेत्र जो अपना डेवलपमेंट करके अर्बन क्षेत्र में तो चेंज कर लिया है, लेकिन इतना चेंजिंग नहीं किया है कि उसे अर्बन क्षेत्र के रूप में स्टेबल किया जाए। यहां पर टाउन एरिया अध्यक्ष। लेकिन कुछ नगरीय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर विशेष प्रकार के, जैसे एक होगा कंटोमेंटल बोर्ड, और एक होगा कोर्ट यार्ड एरिया, या मीन्स कि बंदरगाह क्षेत्र और छावनी परिसर, यानी वह नगरीय क्षेत्र जहां पर सैन्य क्षेत्र हो। जैसे लखनऊ सैन्य क्षेत्र है तो वहां पर कैंट बन गया है।
ठीक। अब इस क्षेत्र में राज्य सरकार जो स्थानीय शासन को नियम कानून बनाती है उसको लागू नहीं होता है। यानी इस कैंट क्षेत्र का प्रशासन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से होगा। और इस कैंट का या इस कंटोनमेंटल बोर्ड का जो चेयरमैन होगा उस सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च सैन्य पदाधिकारी होता है। लेकिन जो बोर्ड बनेगी वहां पर जो मेंबर बनेंगे वह वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों के चुनाव से बनते हैं। ठीक। इस क्षेत्र में या इस स्थिति को लेकर चुनाव का निर्धारण कर दिया गया। उस प्रकार दूसरा शहरी क्षेत्र ऐसा होगा कि जहां पर समुद्री बंदरगाह, वहां की देखभाल के लिए बंदरगाह बोर्ड का गठन किया जाता है। ठीक। अब जब इन सभी स्थितियों को लागू कर दिया गया तो स्थिति बनती क्या है? स्थिति बनती है कि आर्टिकल 243 इक्वल टू 243 ये है 73 अमेंडमेंट। (1992) 73 अमेंडमेंट 1992 और इसके तहत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 रुक जाओ ठीक ओ तक। ठीक। यहां पर 74 अमेंडमेंट अमेंडमेंट 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 जेड जी तक सही है। सही है। म्यूनिसिपैलिटीज ना। उसके बाद एक नया चीज और जोड़ लो इसमें, 97 अमेंडमेंट आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड जेड टी तक ये है आपका SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम्म
नहीं, ट्रिपल ए है कहाँ पे यहाँ पे? हाँ, ठीक। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपको जाना है आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 ई, आर्टिकल 243 आई, आर्टिकल 243 के। ठीक। ये है पंचायत, पंचायत रिजर्वेशन, ये है ड्यूरेशन, ये है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या चीज? पंचायत की पदावधि पंचायत में आरक्षण राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, नोट कर लीजिए। हम्म। हम 243 को रिलेट करके देख लिए हैं। 243 में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना? ये देखो, पंचायती राज से नहीं, ये निचले स्तर पर ये भी लोगों के समूह बनाने की भागीदारी का अवसर दे रहा। समझ में आई बात? ये चीजें थी। हो गया? तो यहां पर दो चीजें हो गई। अब वित्त आयोग, ठीक है, इसका है रिकमेंडेशन मिस फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन करना, यानी राज्य और पंचायतों के बीच फाइनेंस। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या हम आपको समझाना चाहते थे इसके माध्यम से, अगर हम पार्लियामेंट
या विधानसभा में सीटें देखें, रिजर्वेशन की सीट देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर सीटें रिजर्व है, और जो सीटें रिजर्व पहले से हैं वो सीटें आज भी हैं। ठीक है, तो अगर वह सीटें रिजर्व, लेकिन यहां पर जो सीटें हैं कि 2020 में जो सीटें रिजर्व हैं वह 2025 में नहीं है, इसे कहते हैं, यहां पर ये पोजीशन है रोटेशन सिस्टम। एनमीज सीटें क्या होती रहेंगी, घूमती रहेंगी। ठीक है, अब जब रोटेशन सिस्टम के माध्यम से जब सीटें घूमती रहेंगी तो इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में हर लोगों को प्रतिनिधित्व का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा, प्रतिनिधित्व का उन्हें अवसर मिलेगा। क्लियर? तो जब उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा तो सबको अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिल रहा है। लेकिन जो सीटें अगर एक स्थान पर रिजर्व हो गई हैं, मान लो ये इस समुदाय से हमेशा एक ही लोगों के लिए सीटें होंगी, सपोज है, मान लीजिए कि एक ही लोग यहां पर हमेशा रिजर्व हो जाए, हमेशा के लिए रिजर्व हो जाए, तो इसका मतलब हो गया कि दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। यहां पर क्या है कि हर लोगों को क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। ठीक, लोकसभा और विधानसभा में यही, लेकिन पंचायत में यह स्थिति लागू नहीं है। ठीक, पंचायत में यह स्थिति लागू नहीं की गई। अब इस पूरी व्यवस्था को, यानी मीन्स कि ये रिजर्वेशन का निर्धारण कैसे होगा, ये विधानसभा डिसाइड करती है। ठीक, अब यहां पर दूसरा पहलू है राज्य वित्त, कि राज्य और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन करने के लिए राज्यपाल इसके राज्य और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन करने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। ठीक, और राज्य निर्वाचन आयोग है कि पंचायतों के चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन इन्हें इनके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक, अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, उच्चतम ने, यानी इनडायरेक्टली अगर यहां पर यह कहा दिया जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाए तो ये स्थिति हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन या दूसरी जो स्थिति है, या ये, अब जब नगर निगम का चुनाव होता है तो सिर्फ आर्टिकल बदल जाएंगे, फंक्शन बदल जाएंगे। यही रहेगा, यही रहेगा, राज्य निर्वाचन आयोग यही रहेगा। और अगर राज्य निर्वाचन, तो वह उस समय नगर निगम, यही कारण है कि पंचायत का चुनाव और नगर निगम का चुनाव अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं कराए जाते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? तो इन ये संस्थाएं काम करती हैं। अब इसके बाद एक पोजीशन आई थी,
तो मैं हर जगह कहा, स्थानीय शासन में हर जगह है। मैं कहाँ कहा कि ग्राम पंचायत में नहीं है? विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। मैंने ये सेंटेंस, प्रत्याशी के बदलने का मतलब नहीं होता है। हाँ, ये विधानसभा में नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में ये चीजें नहीं है, स्थानीय शासन में है। नहीं, हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का क्या मिले? मैंने यही कहा। मैंने क्या कहा था? कहाँ गया? मैंने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें आरक्षित हैं वह हमेशा आरक्षित हैं। ये बोला था। इसका मतलब कि उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के रहने वाले आरक्षित लोगों को ही लाभ मिलेगा, दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। जबकि स्थानीय शासन में रोटेशन सिस्टम पर है कि जो सीटें 2020 में आरक्षित है वो जरूरी नहीं है कि 2025 में हो। यानी हर सीट पर या हर क्षेत्र में हर लोगों को अपना क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। तो इसमें हम ऐसा क्या बोल दिए? हाँ, हम्म, हाँ, रिजर्व है। अभी वीमेंस का रिजर्वेशन नहीं है पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन को। हम्म, वो रिजर्व है। एक मिनट यार, रुको यार। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, इसके तहत 33% वीमेंस आ गया, लेकिन 2005 में ये 50%। ये किसकी बात हो रही है? हाँ, इसी की वजह से महिला सीट होना जरूरी हो गई है। हाँ, आधी पॉपुलेशन है तो आधी रहेगी नहीं। हम्म, नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। ये कोई जरूरी नहीं है। अब वह रिजर्वेशन नहीं है कि जो रिजर्वेशन फिक्स है तो वहां पर वह फिक्स हो गया। रिजर्व भी हो सकता है, नॉन रिजर्व भी हो सकता है। ठीक। बस मेरे ये जो सिंबल है, इस सिंबल बताने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें आरक्षित हैं वह हमेशा आरक्षित हैं। समझे? यानी ऑल टाइम रिजर्व सीटें। लेकिन पंचायत में कोई भी सीट ऑल टाइम रिजर्व नहीं है। हम्म, समझ में आ गई बात? तो वही हमेशा रहेंगी, हमेशा हैं। अब हो सकता है कि 2026 में जब सीटों का फिर रीऑर्गेनाइज किया जाए तब सीटें बदलेंगी सब। यार तुम लोग का क्या है दिमाग में?
ये सीट रिजर्व है, तो हर इलेक्शन में ये अब तक रिजर्व रहेगी, यानी जब से रिजर्व हुई है तब से रिजर्व रहेगी, 5 साल में चेंज नहीं हो रही है। और यहां पर क्या है, हर 5 साल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या है कि दिमाग में नहीं लग रहा है तुम लोग को? ये कहां से 403? हाँ 403 यूपी में। हाँ रिजर्व है, हाँ वो हमेशा रिजर्व है। अब जैसे इसके बहराइच की सीट का जो है 1971, तो 1971 से आज तक रिजर्व है, समझ रहे हैं? ये ट्राइबल्स या तमाम सिचुएशन देखी जाती है कि क्या है, पॉपुलेशन क्या है। विमेंस रिजर्वेशन लागू किया ही नहीं गया तो पार्लियामेंट या विधानसभा में रिजर्वेशन कहां से आएगा? लिखा भी है कॉपी में। सिर्फ रिजर्वेशन ऐसा है ना। अब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि कुछ ऐसा टेक्निकल चीज मत बोलो यहां पर, निकाल दो। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब महिलाओं का आरक्षण नहीं है, तो इसका मतलब, और इसको मिला के पढ़ेंगे तब कहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं है लेकिन स्थानीय शासन में महिलाओं को आरक्षण है। तो अब इसमें क्या चीज फंस गई तुम लोग के? एक चीज बताओ, तुमको रिजर्वेशन है, आईएएस क्यों बन रही हो? क्यों आईएएस बन रहे हैं? आप में कैपेबिलिटी है, आप बन रहे हैं। तो जो लोकसभा विधानसभा में विदाउट रिजर्वेशन अपनी कैपेबिलिटी से नहीं काम कर सकता है, रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन की स्थिति नहीं है, तो उन्हें मिल रहा है कि नहीं? तो इन स्थितियों पर या इन स्थितियों के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक। अब दूसरी जो स्थिति है, दूसरी जो सिचुएशन है जिसको देखना है मुझे, वह यह है कि रिजर्वेशन की स्थिति में या रिजर्वेशन की सिचुएशन में हमेशा उन स्थितियों को देखा जाता है या उन स्थितियों के आधार पर इसको एनालाइज किया जाता है जिसके आधार पर यह स्थिति स्थापित हो जाती है। क्लियर? अब रिजर्वेशन, इसका मतलब रिजर्वेशन का तात्पर्य होता है, जो बेसिक चीजें होती है रिजर्वेशन का, कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति बाधा न बने, इसलिए उसे कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे दी जाती है। क्लियर? कुछ स्पेशल फैसिलिटीज उन्हें क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। तो जब स्पेशल फैसिलिटीज दे दी जाती है तो उस स्पेशल फैसिलिटीज के कारण वह अपनी स्थिति को, यही स्पेशल फैसिलिटी रिजर्वेशन है। नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन अब पॉपुलेशन नहीं है। अभी चुनाव में आ रहे हैं लोग, पार्टिसिपेशन, उनको सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट कर दिया है कि आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, समझ? हाँ, तो ये चीजें हैं, उनके पार्टिसिपेशन है आ गई है और उनको वह सभी राइट दे दिए गए हैं।
तो ये चीजें हैं। तो इन स्थितियों के आधार पर या इन स्थिति के बेस पर रिजर्वेशन की पोजीशन। अब यहां पर स्थानीय स्तर पर अगर महिलाओं को भागीदार बनाया जा रहा है तो इसका मतलब कि उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता दी जा रही है, और राजनीतिक जागरूकता के कारण, इसीलिए थोड़ा सा कॉपी खोलिए तो आर्टिकल 15(3), 15(3) खोलो। यहां पर भी लिखा है 73 या 74, नहीं लिखा है? यही चीज वहां पर भी मैंने उठाया है। हाँ, तो उसके नीचे महिला आरक्षण, एक मिनट, और तीसरा पैराग्राफ पढ़ो, 1 2। हाँ, अब तब क्या करेगी? सब पढ़ के आए हैं, खत्म हो गया।